की तारीख में कांग्रेस का हरियाणा के अंदर मुख्य मुकाबला किससे है? सीधा बीजेपी से है। और तो वोट काटू हैं, और तो वो बल्कि उनके तो जो गठबंधन है वो बीजेपी के ऑफिस में तय होते हैं। आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी और एएसपी पे आप सीधा सीधा एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। संगीन नहीं, बिल्कुल हकीकत है, ये हकीकत है। इनेलो को आप ये बताओ कि कब इनेलो ने कभी भी पूरे उसमें कभी कांग्रेस का साथ दिया, वो हमेशा बीजेपी का साथ दिया राष्ट्रपति के चुनाव। और आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जब हम 10 पे लीड थी हमारी, हम विधानसभा में 4 महीने बाद 31 सीटें हमने अर्जित की, जिनकी 79 सीटों पे थी। सारा मीडिया 75 पार और आपका सी वोटर और वो जो एबीपी न्यूज़ और 3 दिन पहले कह रहे हैं कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, कांग्रेस की 3 से 5 आ रही हैं। उनके जवान पे ताला लग गया, वो 40 पर रह गए, जो 40 पर रह गए। ऐसे ही था जैसा कि अब पार्लियामेंट में कह रहे थे 400 पार, 400 पार। जिस तरह से इनेलो के साथ बीएसपी का हुआ या जेजेपी के साथ, इनकी पहले ही इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब आप ये बताएं कि जेजेपी की 0.87% वोट हैं, लेस देन 1% जी, और एएसपी का कहीं था ही नहीं खाता। अब वो संघ ने उस समय किया था और 30 जनवरी को ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा आरएसएस ने कि हम इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनुकी संहिता नहीं है शामिल, इसलिए हम इस संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं। 79 शहरों में रैलियां की। आरएसएस ने 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूकने का और भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का काम इस आरएसएस ने और जनसंघ ने किया। आप कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को लेकर के आए थे, पूना से भी लेकर के आए थे, उनको इलेक्ट करा के जब वहाँ से हार गए थे, बॉम्बे से, फिर वो बंगाल में वहाँ से भी वो चले गए थे। तो ये आरोप बिल्कुल इसी तरह से तो गुमराह किया जाता है जनता को। बाबा साहब की पूरी तरह से एक एक अक्षर से संविधान को लागू करने का काम कांग्रेस, उस समय तो कांग्रेस थी, जो चाहती वो कर लेती। इंडिया 5 न्यूज की टीम इस वक्त हरियाणा के होडल में है। होडल एक वो जगह है जो हरियाणा का एंट्री द्वार है यूपी की ओर से, और होडल ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयबान जी का निवास है। विधायक रहे हैं, अच्छा अनुभव है, विरासत में पॉलिटिक्स मिली है उदयबान जी को। स्वागत करते हैं इंडिया 5 न्यूज़ पे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कह के। सर स्वागत है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन खत्म हो गया, जांच चल रही है। ऐसे में क्या सोचते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष? कांग्रेस पार्टी बड़ी ज़बरदस्त ढंग से चुनाव लड़ रही है, पूरी तरह से तैयारियां हैं हमारी, और हमें समझते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रमों में, अभी नामांकन के कार्यक्रमों में जो जन सैलाब, जो जन समर्थन जनता का मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 2/3 से अधिक सीटें अर्जित करके सरकार बनाएंगे। क्योंकि 10 साल के इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम आदमी पूरी तरह से तंग और परेशान है। आज लोग परेशान हैं कि हरियाणा प्रदेश जो नंबर 1 पे होता था, आज उसकी स्थिति यह है कि बेरोजगारी में नंबर 1 पर है जी। आज पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है, जिसकी वजह से जो युवा है वो अपराध की तरफ, नशा की तरफ, पलायन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। आज परिस्थिति यह है प्रदेश के अंदर, जो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और
96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध इस सरकार के दौरान बढ़े हैं। जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, सामाजिक सुरक्षा सूचकांक जो केंद्र सरकार का, उसमें भी हरियाणा प्रदेश को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। और इसे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जितने भी बदमाश दूसरे प्रदेशों के आज हरियाणा में आए हुए हैं, जेलों से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, व्यापारी भयभीत हैं, चुप जाकर के फिरौती दे कर के आते हैं, और इस लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति के कारण कोई उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से आगे महंगाई का मामला ले लें, या किसानों का जिस तरह से 13 महीने सीमा पर बैठे रहे, चाहे किसानों का मसला ले लें, चाहे आप हमारे महिला बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ जो बर्ताव हुआ, अगर उसको विस्तार में तो बहुत समय लगेगा, कि जिस तरह से उन्होंने बर्ताव जी। किया। तो अध्यक्ष जी, ये बताइए मुझे कि ये जितना आपने ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को डैमेज करने के लिए कांग्रेस की क्या प्लान है, और आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? क्या क्या हो सकता है इलेक्शन मैनिफेस्टो में? इलेक्शन मैनिफेस्टो लगभग हमारा तैयार हो चुका है, और हमने प्रेजेंटेशन भी दे दी है कांग्रेस प्रेसिडेंट को। बहुत जल्दी हो सकता है कि मतलब जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं जी कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो आए। लेकिन कुछ जो गारंटियां हैं जो हम पहले ही जिनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जी, बेरोजगारी के बारे में गारंटी? बेरोजगारी के बारे में 2 लाख सरकारी गवर्नमेंट जॉब खाली पड़े हैं, उनमें से कम 1 लाख पदों को हम 1 साल के अंदर अंदर भरने का काम करेंगे। और जो कौशल विकास रोजगार निगम, जो बहुत बड़ा धोखा है युवाओं के साथ, जी, हमारे सारे SC BC के साथ, जिसमें ना कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जहाँ पर 50,000 की सैलरी होनी चाहिए वहाँ 20,000 दे रहे हैं, जहाँ 30,000 की होनी चाहिए वहाँ 10,000 दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। उसमें भी पर्ची खर्ची के साथ इनके कौशल विकास रोजगार निगम के MD को भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड होना पड़ा। तो ये हमारा रोजगार का, तो इन्होंने 30 बार से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं हरियाणा के अंदर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन 8 अधिकारी इनके सस्पेंड हुए हैं कि बोलियां लग रही थी नौकरियों की। इनका HPSC का अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ऑफिस में पकड़ा गया। ये सारा जो ना भ्रष्टाचार का पूरे ऐसे नमूने हैं कि आज जनता इसे त्रस्त है। जी, और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है आप, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरी तरह से इसने बंटाधार करके रख दिया है, और उसमें सीधा जो प्रभावित है वो गरीब तबका है, SC BC है। जी, इन्होंने कोई स्कूल नए खोलने का काम नहीं किया। इन्होंने 48 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। जी, और उन स्कूलों में जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें इस प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के, शोषित समाज के बच्चे जी, मजबूरन पढ़ते हैं, जो सक्षम नहीं होते कि दूसरे जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको एक तरह से शिक्षा से महरूम करने का जो काम इस सरकार ने किया है, वो गरीब समाज इनको कभी माफ़ नहीं कर सकता। जी। तो ये आपने यूथ के लिए बता दिया कि जितनी वो वैकेंसीज है वो अब बढ़ेंगे, 1 लाख साल के अंदर बढ़ेंगे। और थोड़ा सा जो यूथ के ऊपर के 40 साल से जो प्लस के लोग हैं, उनके लिए क्या गारंटी है कांग्रेस के पास हरियाणा में? नहीं, अभी हमने कुछ गारंटी जो पहले से हमने कर रखी है। उनके बुजुर्गों के लिए हमारा 6,000 रुपये बुढ़े को, 6,000 बुढ़िया को पेंशन देने का हम काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, जिसमें सभी परिवार आते हैं। 500 रुपये का हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की हम लागू करेंगे। और राजस्थान सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, और जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जो अशोक गहलोत जी ने जो एक चिरंजीव योजना लागू की थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज था, वो योजना हम हरियाणा में लागू करेंगे। सभी का 25 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त देने का काम करेंगे। बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर हम
6 लाख जो कर दी थी इन्होंने, जी। उसको बढ़ा करके 10 लाख करेंगे, जिससे कि पिछड़े समाज को भी उसमें एडमिशन्स में और दूसरे उसमें जो सर्विसेज में उनको नौकरी मिल सके, उनको दाखिले मिल सके, उनको भी हम लेकिन चौधरी उदयभान जी, इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा का सारा पूरी तरह से बगैर पैसे के कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने आप 2005 का 2009 का हमारा जो आप मैनिफेस्टो देखोगे, वो अक्षर से हमने लागू किया है, और इस मैनिफेस्टो को भी हम अक्षर से हम इसको लागू करेंगे। अब आप ये देखें कि जो एक ठगी चल रही है हमारे जो ना जीएसटी कलेक्शन, जी, जो जीएसटी कलेक्शन हरियाणा की 2% आबादी है, बल्कि 1.8%, जी, और पूरे हिंदुस्तान का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 7% हरियाणा से जाता है, जी, और बदले में हमें 1% मिलता है। तो ये हमारे साथ में बड़ी बेइंसाफी भी है, जाती है। जी, जी, तो जीएसटी का जो उसका पूरा अधिकार जो है अपना, वो उसका हम लेना चाहेंगे। जी, और जो आमदनी को बढ़ाने के लिए सारा हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो हमने बनाया है और जो हमने प्रेजेंटेशन दी है, वो मैं अभी यहाँ आपके सामने समक्ष नहीं रख सकता। वो उसमें हमने सारा बाकायदा सभी का जस्टिफिकेशन दिया है। जी। होता ये है कि जब वोट मांगा जाता है, ढेरों वायदे किए जाते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आता है सत्ता बन जाती है, और 4 महीने बाद फिर जनता पे टैक्स का बोझ लाद दिया जाता है। ऐसा है कि मैंने बताया ना कि 2005 में और 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र का आप ऐसा एक बिंदु बताएं जो पूरा ना किया हो। जो कांग्रेस कहती है, अगर कांग्रेस ने वो घोषणा कांग्रेस पत्र करती का है। एक वर्ड जो था उसको इंप्लीमेंट किया, तो फिर 2014 में वोटर्स ने 2014 और 19 में हरियाणा की ही बात रही थी, सारे देश के अंदर ही जी, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, अन्ना आंदोलन चलाया गया है कि भ्रष्टाचार का, और जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए थे कि भाई 2G स्कैम कर गए, 1,72,000 करोड़ का गबन कर गए कांग्रेस से, 1,86,000 कोल स्कैम, लेकिन वो स्टैंड नहीं कर पाए। सारे वो स्टैंड तो बाद में उनका नुकसान तो उठ गया ना 2014 नुकसान में। उठ गया 2014 में फिर ये मोदी जो रिजिम आया, वो सारे देश में ही परिस्थितियां बदली थी। सारे देश के अंदर ही सारी परिस्थिति, सारा जो उत्तरी भारत है वो पूरी तरह से साफ हो गया था जी। तो वो अब जो मोदी जी ने जो झूठ की दुकान जो थी उसका उनका एक्सपोजर हो गया। 19 में वो पुलवामा कर दिया था। पुलवामा आज तक वो है नहीं, और बालाकोट स्ट्राइक, तो उससे कि बस देश में गुबार पैदा कर दिया था कि वो राष्ट्रभक्ति का। तो ये अब उनके जो हथियार वो अब बोथरे हो गए एक तरह से। चलिए, हरियाणा में आपने लॉ एंड ऑर्डर की बहुत आपने विस्तृत जानकारी दी है। आज का यूथ गैंगस्टर बनने में दिलचस्पी ज़्यादा ले रहा है। यूथ के पास रोजगार नहीं है, यूथ के पास अच्छी स्तरीय कोई लेवल की एजुकेशन नहीं है। तो ये जो यूथ का रुझान बढ़ता जा रहा है, इस रुझान को कम करने के लिए क्या योजना हो सकती है? इसीलिए तो मैंने कहा है कि हम सबसे पहले युवाओं को नौकरी का जो है, और साथ में जो इंडस्ट्रिस्ट के अंदर ये भावना पैदा करेंगे कि भाई यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। जो आज पर कोई उद्योग यहाँ पर लगाने के लिए तैयार नहीं है जी। कांग्रेस के रिजम में पूरी तरह से कांग्रेस के समय में जी, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति निवेश हरियाणा नंबर 1 पर था हिंदुस्तान में। इसलिए था कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त था। अब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त ना होने की वजह से इसमें सारे में जो कमी आई है, हमारे जो बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो होगी। कांग्रेस के अंदर विश्वास है, जब हम कानून व्यवस्था ठीक रहेगी तो उद्योगपतियों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा। नशा एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ये पॉलिटिकली ट्रेंड है या सोशली ट्रेंड है? समाज के अंदर नशा जितना बढ़ता रहा है। नशा के बारे में मैंने बताया, उसमें भी एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है जी, कि बेरोजगारी की वजह से युवा
जो गलत रास्ते पर जा रहा है। इसीलिए वो जो गैंगस्टर हैं उनके इसमें आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। और उसमें ये सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल नीति है कि ये उनको कोई दे नहीं पाए, रास्ता नहीं दे पाए। उनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो आज परेशान हुआ है युवा, और युवा ही सबसे बड़ा नाराज़ है इनसे। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा तो रोज़गार का है। कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, निवेश आएगा तो बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। और नशे से और क्राइम से बचने के लिए तो सबसे बड़ी है कि भाई कि उन युवाओं की तरफ हमारा विशेष जो है ना वो ध्यान रहना चाहिए, उनको सही लाइन पर लाने के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। सीधा पहले भी कह दिए थे कि भाई जो बदमाश है उसको प्रदेश को छोड़ के भाग जाए, नहीं तो उनके साथ सख्ती से बर्ताव होगा। और यही हुआ कांग्रेस के समय। अब सारे जो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे पंजाब का है, चाहे दिल्ली का है, सारे बदमाश आज हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। जेलों से फरौती मांगी जा रही है, विदेशों से फरौती मांगी जाती है। तो ये सारी जो परिस्थिति है इसमें सुधार किया जाएगा। जी, एक निजी सवाल करूंगा आपसे मैं। आज आप कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और मेरी बात चौधरी उदयभान जी से हो रही है। क्या भावी मुख्यमंत्री हैं, सीएम है? हमारे कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है कांग्रेस के नेता चुनने का, विधायक दल का मुख्यमंत्री चुनने का। हमारे चुनाव जीतने के बाद विधायकों की विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके कांग्रेस नेतृत्व से उनका ऑब्जर्वर के रूप में आएंगे। उसके बाद में कांग्रेस नेतृत्व और विधायक सारा मिलकर के तय करते हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया था कांग्रेस ने। अगर मैं बात करूं 2009 की, हरियाणा की ही बात करूं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह को आगे करके वोट मांगे गए थे। ये समय समय परिस्थिति अनुकूल फैसले लिए जाते हैं पॉलिटिकली। अब आप ये बताएं कि क्या हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने थे, क्या वो चेहरा थे? क्या भजनलाल शर्मा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा थे? क्या मोहन यादव चेहरा थे? ये सब परिस्थिति अनुसार। और जब उत्तर प्रदेश में जब बने थे योगी जी, जब चेहरा थे क्या? बाद में अब दोबारा चुनाव हुआ तो चेहरा बना के पेश हुए थे। लेकिन जब पहले बने थे मुख्यमंत्री, जब तो योगी जी का पता भी नहीं था। योगी जी तो गोरखपुर से सांसद थे जी। तो इसलिए ये पार्टी नेतृत्व तय करता है किस तरह से किसको क्या क्या करना चाहिए। निजी तौर पे आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर स्कोर कितना होगा 90 में से? मैं बता रहा हूँ आपको, हम 2/3 से ऊपर हम रहेंगे। मैं तो ये मान के चलता हूँ 2005 में 67 सीट आई थी कांग्रेस की, उस रिकॉर्ड को टूटेगा और हम 70+ सीटें लेकर के सरकार बनाएंगे। एक सर्वे किया था कांग्रेस ने, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देंगे कि क्या रहा उसका रिजल्ट सर्वे का? सर्वे के बारे में कोई मीडिया को बताया जाता है क्या? सर्वे तो अपना इंटरनल होता है। सर्वे उसका भी तो फीडबैक है जो मैं बता रहा हूँ कि हम 70+ सीटें जीत कर आएंगे। तो बीजेपी का सर्वे भी तो कांग्रेस सामने कर रही है। हाँ कर रही है, वो उनका अपने सर्वे का हो, हम अपने सर्वे पे विश्वास करेंगे, उनके सर्वे पे भरोसा करेंगे। चलिए, कांग्रेस को लेके 2 बातें करनी है। कांग्रेस में सब ठीक है? हाँ, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। किस तरह से? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। आप अब देखो तो देखो कि भाई उनका मीडिया में जो चर्चाएं हैं वो क्या चर्चा? अब चर्चा तो ये है कि आज रामविलास शर्मा जो बीजेपी के पितामह कहे जाते थे, जिन्होंने भाजपा को पूरी तरह से सींचा, पौधा लगा के उनके 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, खाद पानी दिया, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में ही 2014 में सरकार बनी। आज वो किस तरह से फूट फूट के रो रहे हैं। राव इंद्रजीत जी किस तरह से कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश की जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। आप उनसे पता करें ना कि अनिल विज पर क्या बीत रही है। अनिल विज से जाकर के आप लेकिन वो कैमरा से बाहर बात करो कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से कोप भवन में चले जाते हैं, लेकिन वो पार्टी मंत्री परिषद में नहीं लेते हैं। अध्यक्ष जी, वो पार्टी विद द डिफरेंस है ना, वो इसलिए पार्टी विद द डिफरेंस का ही तो ये हाल है।
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है, एकजुट है, और सारा कोई वैचारिक कई मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और दूसरा है कि आप ये मान के चलें कि कांग्रेस में कई आदमी ऐसे सक्षम हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। जैसे कि बहुत, जैसे आप नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे विधायक दल और हमारा नेतृत्व चुनेगा। मैं अपने आप को कोई ये नहीं कहता, मैं तो पूरा पार्टी तय करेगी, हमारे विधायक तय करेंगे। मैं तो उसके लिए कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि भाई पार्टी में गुटबाजी क्या है, उसमें आप ये तो देखो कि भाई मुख्यमंत्री के कई सक्षम लोग हैं। टिकट वितरण जो हुआ, अध्यक्ष होने के नाते आप उससे संतुष्ट हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से संतुष्ट है। सारा पूरा कई चैनलों से प्रदेश इलेक्शन कमेटी में, स्क्रीनिंग कमेटी में, फिर सीईसी में, फिर दोबारा से सब कमेटी में सारा मंथन होकर के सारी टिकटें दी। मतलब पूरी संतुष्टि के साथ एक सारा पैरामीटर पे कोई जीतने वाला ही टिकट सारा का बिल्कुल जिताऊ लोग सबको दिया है। अगर ये सब कुछ है तो फिर नाराजगी तो कुछ ना कुछ है। मुझे पूछना कोई नहीं नाराजगी चाहिए नहीं। था, लेकिन कोई नाराजगी अब मैं आप ही के, अब आप ये कहो कि भाई जो 2,500 से ज़्यादा एप्लीकेशन थी, क्या 2,500 टिकट हैं? अब कोई नाराज़गी, जिसको टिकट नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत नाराज़गी भी व्यक्त करेगा, गुस्सा भी व्यक्त करेगा, कुछ एक अपना नॉमिनेशन भी इंडिपेंडेंट भी फाइल कर देंगे, कुछ को समझाया बुझा के उसमें से बैठाया जाता है, और कोई चुनाव भी लड़ता है। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है हमारे प्रदेश में, देश में। यही सब कुछ महीने पहले जून के अंदर, मई जून के अंदर हुआ था। और जब रिजल्ट्स निकल के सामने आए थे 4 जून को, ये कहा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर 8-9 सीट कांग्रेस ले जाएगी। लेकिन जब, चलो बहुत धन्यवाद जब आपका ये कह रहा थे, नहीं तो सारे चैनल तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के सर पे 1 सीट आएगी रोहतक वाली, ये भी कह रहे थे चैनल वाले। मीडिया का अपना अपना था दृष्टिकोण, कोई तो कांग्रेस को 1 सीट दे रहा था और 5 सीट। आप ये बताएं कि जहां कांग्रेस पिछले लोकसभा में 28% पर सिमट गई थी और बीजेपी 58% थी, अंतर कितना था? 30% वोट का अंतर था, दोगुने से भी ज़्यादा। और अब हम 47.6% पे पहुंचे हैं और वो 58 से घट के 46 पर आए। जहां हम 30% पीछे थे, अब उनसे 1.5% आगे हैं। जहां हम 10 सीटों पे सिमट गए थे, हम 46 पे पहुंचे। जो वो 79 सीटों पर लीड थी जिनकी, वो 44 पर रह गए। 90 के 90 विधानसभा में हमारी वोट बढ़ी है, वोट परसेंटेज हर जगह बढ़ी है, हम 0 से 5 सीट पर पहुंचे हैं जी। आप इस उपलब्धि से खुश नहीं है? ये तो हरियाणा के वोटर का काम है ना, मेरा काम नहीं है। मैं तो हरियाणा से मेरा रिश्ता जो यही है कि आपके साथ बैठा हूँ मैं। अभी तो हरियाणा के अभी जो मैं कह रहा हूँ उस बात को कि लोगों ने, जनता के फैसले से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, खुश हैं। और उन्होंने बहुत कांग्रेस पार्टी का भरपूर सहयोग समर्थन किया है। और आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जब हम 10 सीटों पर सिमट गए थे, 10 पर लीड थी हमारी, हम विधानसभा में 4 महीने बाद 31 सीटें हमने अर्जित की, जिनकी 79 सीटों पर थी। सारा मीडिया 75 पार और आपका सी वोटर और वो जो ABP न्यूज़ और 3 दिन पहले कह रहे हैं कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, कांग्रेस की 3 से 5 आ रही हैं। उनके जवान पर ताला लग गया, वो 40 पर रह गए। जो 40 पर रह गए, ऐसे ही था जैसा कि अब पार्लियामेंट में कह रहे थे 400 पार, तो 400 पार। आज की तारीख में कांग्रेस का हरियाणा के अंदर मुख्य मुकाबला किससे है? सीधा बीजेपी से है। और तो वोट काटू हैं, और तो वो बल्कि उनके तो जो गठबंधन है वो बीजेपी के ऑफिस में तय होते हैं। IND, JJP, BSP और ASP पे आप सीधा सीधा एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। संगीन नहीं, बिल्कुल हकीकत है, ये हकीकत है। इनेलो को आप ये बताओ कि कब इनेलो ने कभी भी पूरे उसमें कभी कांग्रेस का साथ दिया? वो हमेशा बीजेपी का साथ दिया राष्ट्रपति के चुनाव। 20 साल पहले चौटाला साहब की सरकार जो थी वो बीजेपी की सपोर्ट से ही थी, तब भी हमेशा बीजेपी के साथ दिया जी। अभी भी बीजेपी को गाली देते हैं और बीजेपी को समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कहाँ वोट दिए इनेलो ने?
जेजेपी ने आपके राज्यसभा के चुनाव में कहाँ वोट दी? इनेलो ने और जेजेपी ने। जी आप बताएं कि सारा पूरी तरह से। जी 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 और बीएसपी का तो पूरा ये आज उनके गोदी में बैठी हुई है, नहीं तो 16 सीटें और कम होती वहां पे उत्तर प्रदेश में। ये तो चौटाला परिवार की बात हो गई। बीएसपी और एएसपी, इसको भी आप उसी कैटेगरी में रखते हैं? आप बिल्कुल उसी कैटेगरी में हैं, उसी कैटेगरी में है कि ये जिस तरह से इनेलो के साथ बीएसपी का हुआ या जेजेपी के साथ, इनकी पहले ही इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब आप ये बताएं कि जेजेपी की 0.87% वोट हैं, लेस देन 1%। जी और एएसपी का कहीं था ही नहीं खाता। अब वो समझौता कर रहे हैं 0+0 तो 0 ही रहना है। आज स्थिति यह है कि जेजेपी का जो मुखिया है दुष्यंत चौटाला, वो अपनी जमानत के लिए लाले पड़ रहे हैं कि भाई किस तरह से जमानत बचे, कोई इज्जत बचे, कोई है। और इनालो को क्या हो गया? इनालो को तो पहले कह दी, इनालो ये नहीं चाहिए हमें। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक चीज पढ़ रहा था, जब मैं आपको बताऊंगा आपके चेहरे की चमक और बढ़ जाएगी। वो चीज ये थी कि इस चुनाव में आईएनएलडी और जेजेपी वो शायद फिनिश हो जाएगी। वो तो जनता ने तो पहले ही उसको, मैंने कहा उनका विश्वास, पहले मैंने अभी क्या कहा कि अभी उनको पूरी तरह से विश्वास खत्म हो चुका है जनता के बीच में। इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म है। तो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी का होना लाजमी है या नहीं? नहीं, क्षेत्रीय पार्टी जो अच्छा काम करें तो वो सरवाइव करें, उसमें किसी को कोई नहीं। हर लोकतंत्र है, बाबा साहब ने संविधान में सबको वो दिया है, अधिकार दिए हैं, तो वो अपनी नीतियों पर हैं, और जो नीतियों पर चलेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नीतियों से भटकेगा वो पीछे जाएगा। एक अंतिम सवाल मेरा थोड़ा सा कड़वा रहेगा ये। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कांग्रेस ने, जब संविधान बन के लागू होता है देश में, कांग्रेस ने विरोध किया था। देखो, या तो आपको ज्ञान नहीं इस बात का। जी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, नेहरू जी ने, और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके भारत का संविधान बनाया। जी 2 लाख रुपए खर्च भी हुआ था। 26 जनवरी 1949 को कांग्रेस की, जिसका पूरा कांग्रेस का ही था, मोस्टली सारा ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान को पारित कराया बाबा साहब ने, उस संविधान का विरोध आरएसएस गोलकर ने किया था। सुनिए आप जरा, पूरी मेरे बात होने दो पूरा। जी आरएसएस ने, जनसंघ ने उस समय किया था, और 30 जनवरी को ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा आरएसएस ने कि हम इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनुष्य की संहिता नहीं है शामिल, इसलिए हम इस संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं। 79 शहरों में रैलियां की आरएसएस ने। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूकने का और भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का काम इस आरएसएस ने और जनसंघ ने किया। आप कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को लेकर के आए थे, पूना से भी लेकर के आए थे, उनको इलेक्ट करा के, जब वहाँ से हार गए थे बॉम्बे से, फिर वो बंगाल में वहाँ से भी वो चले गए थे। तो ये आरोप बिल्कुल इसी तरह से तो गुमराह किया जाता है जनता को। बाबा साहब की पूरी तरह से एक एक अक्षर से संविधान को लागू करने का काम कांग्रेस, उस समय तो कांग्रेस थी, जो चाहती वो कर लेती। फिर रेजिग्नेशन क्यों देना पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर? वो हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट दिया था जी। वो अपने विचारधारा की बात है। वो आप ये का आप उसको इस तरह से आप पूरी जानकारी लीजिए, आप जो ना इस तरह से गुमराह ना करें। लेकिन अमेंडमेंट्स भी तो हुए ना, 106 अमेंडमेंट तो होता है संविधान में, अभी भी अमेंडमेंट होते रहेंगे, कितने हो लिए अमेंडमेंट, के आगे नहीं होंगे कहीं भी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी 2/3 मेजोरिटी के साथ में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये तो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। बाबा साहब का पूरी तरह से, बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति का, ठीक है, राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी
और बाबा साहब ने इस देश के दबे कुचले की, गूंगे बहरे की आवाज़ बनकर के सामाजिक क्रांति के रूप में सबको उनको अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया और उसको मनवाया, और कांग्रेस पार्टी ने वो माना और उस चीज़ को उसी दिन से लगा। पूना पैक्ट में सारा चीज़ हो गया था जब बाबा साहब ने अमरूद का जूस पिला करके गांधी जी का अंश छुड़वाया था। तो वो दिन कब आएगा जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत का संविधान होगा? ये मेरा अंतिम सवाल। भारत का संविधान बिल्कुल संविधान के अनुरूप ही पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सारा उसी के अनुसार चल रहे हैं सारा। और पूरा जो बाबा साहब का जो विचारधारा थी उसको हम मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का विचारधारा को अक्षर से लागू करने वाले लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे अग्रणी है। ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट चौधरी उदयभान थे। चौधरी उदयभान ने कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस की रीतियों को लेके इंडिया 5 न्यूज से बहुत लंबी और बेहद अच्छी बात की है। इंडिया 5 न्यूज दलितों की अपनी आवाज है और इसलिए इंडिया 5 न्यूज दलित मुद्दों पे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियों, उनके काफिले को आगे बढ़ाने का काम लगातार इसी तरह से करता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और हाँ, इंडिया 5 न्यूज का ये दूसरा बड़ा पॉडकास्ट है। उम्मीद है आप इस पॉडकास्ट को पसंद करेंगे और इंडिया 5 न्यूज की आर्थिक मदद जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।